পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, আর সে কারণেই দিনহাটা সহ 4টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয় বলে দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিষ্ট মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বিজেপি এমন একটা দল যে দল পরাজয় থেকে শিক্ষা নেন। দিনহাটার উদাহরণ দিয়ে তিনি অভিযোগ করে বলেন, এখানে 413টি বুথ রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র 15টি বুথে আমাদের কার্যকর্তা বসতে পেরেছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে রাজ্যে কতটা সন্ত্রাস চলছে। এখানে হারের একমাত্র কারণ হলো আমাদের কার্যকর্তাদের বসতে দেওয়া হয়নি, আমাদের ভোটারদেরও ঘর থেকে বের হতে দেয়নি, আর এটাই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। सिलीगुड़ी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। रत्ना भट्टाचार्य जी जो अशोकदा की धर्मपत्नी, मुझे बहुत खेद और दुख है। युवा मोर्चा के कुछ कार्यक्रम के चलते मैं उस समय नहीं आ पाया। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति है। अशोकदा का पूरे सिलीगुड़ी के ऊपर में बड़ा योगदान है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का भी कम योगदान नहीं था। चाहे सामाजिक काम हो, सेवा के काम हो, चाहे गरीबों की सेवा करनी हो, वो भी उतनी एक्टिव थी। अशोकदा के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा विचित्र सा बयान दिया जो अपने आप में कल्पना करते भी हंसी आती है, और ये दर्शाता है किस तरह से पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री को यहाँ की लोगों की जो एस्पिरेशन है उसके बारे में जानकारी नहीं है, या यहाँ की स्थिति के बारे में पूरी तरह से उनको जो है अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने दो बात कही। एक बात उन्होंने कही कि वो भी चाहती हैं कि स्थायी राजनीतिक समाधान हो और उसके लिए कुछ सुझाव उनको दिया जाए, अच्छी बात है, लेकिन तुरंत पलट के 2 मिनट बाद ये भी साथ में कहती हैं कि जीटीए चुनाव कराएंगी। सो ये दोनों बातें जो है, कोई जिसको इस क्षेत्र की जानकारी है या जो दार्जिलिंग तराई डूअर्स को जानता है, ये कभी नहीं कह सकता। जीटीए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए फंड कलेक्शन करने का ऑर्गेनाइजेशन मात्र है। ये जनता की हित, डेवलपमेंट, उनकी अपेक्षा, उनकी आकांक्षा, उनकी सपनों को पूरा करने वाला कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको नहीं स्वीकारते। इसीलिए स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता की शुरुआत हुई है। और ममता दीदी जी, आप वास्तव में चाहती है इस क्षेत्र की जनता का भला हो। मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो स्थायी राजनीतिक समाधान केंद्र सरकार ने बुलाई है, मुझे लगता है सीनियर ब्यूरोक्रेट को, पॉलिटिशियन को पश्चिम बंगाल की तरफ से अपना पक्ष जो है उसके अंदर में रखने से मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा। तो सारे विषय आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जब जीटीए का एग्रीमेंट साइन हुआ उस समय केंद्र सरकार के भी हस्ताक्षर उसके अंदर में है। समय आने पे जो उचित कार्रवाई करनी होगी केंद्र सरकार वो भी करेगी। अंत में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी गोवा भ्रमण पे गई और उन्होंने गोवा पहुंच के ये बयान दिया कि गोवा को पश्चिम बंगाल बनाएंगी। उन्होंने इसी तरह का बयान दार्जिलिंग को लेके दिया था कि स्विट्जरलैंड बनाएंगी। उन्होंने इसी तरह का बयान कलकत्ता को लेके दिया था कि कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, और दीघा को वो गोवा नहीं बना पाई। और आज जाकर के गोवा, यानी जो सबसे विकसित प्रांतों में है भारत देश में, अगर आप वहाँ जाके ये कहते हो कि हम इसको विकसित करेंगे, पश्चिम बंगाल की तर्ज पे बनाएंगे, तो मुझे लगता है सूरज को टॉर्च दिखाने वाली बात होगी। हमें जानकारी होना चाहिए, चाहे जीएसडीपी हो या पर कैपिटा इनकम हो। गोवा में 5.25 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, और जैसे पश्चिम बंगाल की आप बात करो 1,26,000 रुपये है। सो आप कल्पना कर सकते हैं गोवा पश्चिम बंगाल की तुलना में
कितना आगे है उसका कारण एक ही है कि वहाँ जो है अच्छे पॉलिटिशियन हुए जिन्होंने अपनी स्टेट की तरक्की के लिए उन्होंने जी जान लगाया, ना कि करप्शन किया। सो ये सब बातें मैं आपने बात जी, आज चार उप निर्वाचन का रिजल्ट अब तक मिल चुका है। बीजेपी का बहुत देखा गया 4 केंद्र में हार हुआ है, क्या कारण हो सकता है? अच्छी बात है। और जो है हम उनमें से है, हम कार्यकर्ता जो हार से भी सबक लेते हैं। लेकिन अगर आप हार का मूल कारण जानना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक दिनाटा का उदाहरण देता हूं। 413 बूथ हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 15 बूथ में हमारे कार्यकर्ता बैठ पाए। तो आप इससे ही कल्पना लगा सकते हैं कि कितना जो है टेरर पश्चिम बंगाल के ऊपर में आज ममता दीदी के कारण है। और इस हार का कारण एकमात्र कारण है वो है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दिया बूथ में, और हमारे जो वोटर थे उनको घर से नहीं निकलना दिया। ये पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी बन चुकी है। मुझे लगता है समय रहते हुए अगर हम पश्चिम बंगाल की जनता जाग जाए तो हम सब के लिए उचित होगा, तभी हम पश्चिम बंगाल को बचा पाएंगे। लेकिन निशित प्रामाणिक का जो बूथ है उसमें देखा गया कि 96 वोट मिला है सिर्फ बीजेपी को। मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारे बूथ में कार्यकर्ता नहीं बैठ पा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको घर से नहीं निकाल। आप देखिए, आप कल्पना करिए, आप मेरे से तो सवाल कर रहे हैं, आप जो है कभी मुख्यमंत्री आए, अब आप उनसे बात करिए ना, ये सब विषय रखिए ना। मतलब कितना टेरर जो है मतलब पश्चिम बंगाल के ऊपर में है, मुझे लगता है ये कल्पना से परे है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी और खरसिंग के पॉलिटिकल टूर पे आई थी, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उन्हीं दिनों भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बहुत बड़ी तबाही दार्जिलिंग, कालिंपोंग और इस क्षेत्र में हुई थी। मैं उनसे अपेक्षा रखा था कि शायद कुछ राहत के लिए या कुछ सपोर्ट यहाँ की जनता के लिए करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा जो कि सरासर गलत है कि नॉर्थ बंगाल में बारिश कम हुई है, साउथ बंगाल में उससे ज़्यादा हुई है। मुझे लगता है उनके पास आंकड़े भी सही नहीं हैं। और इसी यात्रा के दौरान में एक बहुत बड़ी गलती मैं कहूँगा उन्होंने कही है, मुझे लगता है उनको सुधारना चाहिए। जब चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की बात हुई, पर्जा पट्टा देने की बात हुई, तो उस समय उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि अगर मैं सबको पर्जा पट्टा दूंगी तो मैं बिजनेस कहाँ से करूंगी। मुझे लगता है नॉर्थ बंगाल की जनता, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के लिए इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। हम चाहते हैं चाय बागान आगे बढ़े, और चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक खुश रहें, और जो चाय बागान के ओनर, जो मालिक वर्ग है, वो भी उन्नति करे, इसमें किसी का दो मत नहीं हो सकता। लेकिन 200 वर्षों से ज़्यादा जिस मकान, जिस घर में, जिस इलाके में वो रह रहे हैं, अगर आप ये कहोगे कि हम उनको पट्टा नहीं देंगे और इसके ऊपर में बिजनेस करेंगे, ये बेच देंगे, होटल बनाएंगे, सो मुझे लगता है सरासर जो है जनता के ऊपर अन्याय और ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता चाय बागान के श्रमिकों के और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और समय आने पे ये सब बातें मैं आपके सामने कहूँगा। लेकिन आज मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से मिनिमम वेज एक्ट में परिवर्तन करना पड़ा, जिस तरह से भारत के संविधान के अंतर्गत कानून में परिवर्तन करके चाय बागान का जो PLA एक्ट 1951 को परिवर्तन करना पड़ा, आवश्यकता पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में। चाहे कानून बनाना पड़े, उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को न्याय देने का काम, पट्टा देने का काम करेंगे। मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र